हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी मैरिजेस को मतलब कौन सी शादी को एक लीगल मैरिज माना जाएगा और कौन सी शादी को इलीगल मैरिज माना जाएगा और कौन सी मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय कोर्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और उनके इलेजिटिमेट चाइल्ड को कौन सी उनकी राइट्स होंगी और प्रॉपर्टी में उनको क्या क्या हक मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक डिस्कशन करेंगे। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइड मैरिज, वॉइड मीन्स इलीगल मैरिज और वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिजेस एक ऐसी मैरिजेस होती हैं जो स्टार्टिंग में तो उनके बारे में पता नहीं होता है कि वो लोग इलीगल है, बट लेटर ऑन जब कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि दिस टाइप ऑफ मैरिज कंसीडर टू बी इनवैलिड, देन उसके बाद चेंजेस हो जाते हैं, उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है नल एंड वॉइड। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइड मैरिज? वॉइड मतलब होता है अनैतिक और इलीगल, ऐसी शादी जो इलीगल है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से। मतलब उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैरिज वॉइड नहीं है, लीगल नहीं है, और एक वॉइडेबल मैरिज होती है, ठीक है। बाद में को डिक्लेयर करती है कि मैरिज लीगल नहीं थी। इन विच सर्कमस्टेंस द मैरिज बिकम वॉइड और वॉइडेबल। और कौन सी सर्कमस्टेंसेस, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी शादी वो वॉइड या वॉइडेबल बन जाती है। तो पहले हम वॉइड मैरिजेस का मतलब समझते हैं। सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइडेड अ मैरिज विल बी वॉइड अब इनिशियो। अब वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से ही वो शादी अवैध है, अनैतिक है। देखिए, इफ एनी पार्टी टू मैरिज हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, सेक्शन 50, मतलब जब शादी होती है उस समय उसका ऑलरेडी कोई हस्बैंड वो जीवित है, तब उस पर्सन ने, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम ने सीता से पहले शादी कर रखी थी, बट विदाउट डिसॉल्विंग दिस मैरिज विद सीता, राम अगेन मैरिड विद समवन एल्स, लेट्स से वाई से, दोबारा वाइट शादी वाई से कर ली। तो ये मैरिज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड अब इनिशियो थी, मतलब इनिशियली से ये मैरिज वैलिड नहीं थी। तो ये वॉइड मैरिज का पहला कंडीशन ये है। अब नेक्स्ट हमारा है, if the parties are within the degree of prohibited relationship unless custom or uses governing each of them allow such marriage, section 5 clause 4। सेक्शन 5 क्लॉज 4 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वो इस बारे में बात करता है कि जितनी भी हमने डिग्रीज को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, लाइक क्लोज रिलेशन, अडॉप्टिव चिल्ड्रंस, उनके बीच की जो मैरिजेस है उसको स्टार्टिंग से, मतलब उन्होंने शादी कर दी, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वो वैलिड मानी ही नहीं जाएगी, उसको एज अ शादी का दर्जा दिया ही नहीं जाएगा। If the parties are subindas of each other, unless the custom or uses governing them allow such marriages, section 5 clause 5। सपिंदा, सपिंदा मतलब पिंड, आप सेम एंसेस्ट्रल से बिलोंग करते हो, आपस में मैरिजेस को वैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो वैलिड मैरिज मानी नहीं जाएगी। दैट इज वॉइड मैरिज के कैटेगरीज में तीन कंडीशंस आती हैं। अब सेक्शन 11, इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। आप समझिए इस बात को, बहुत जरूरी है। मतलब जब ये एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? 1955 में। उससे पहले जो भी मैरिजेस है उसमें इस सेक्शन 11 को एप्लीकेबल नहीं माना गया है, क्योंकि वो उस एक्ट के आने से पहले की मैरिजेस है। बट लेकिन इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अब देखिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक प्रोस्पेक्टिव होता है और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है पिछले की चीजों में भी चीजें लागू होंगी, बट प्रोस्पेक्टिव है मतलब सेक्शन 11 बस उन्हीं चीजों के लिए एप्लीकेबल है जो 1955
हिंदू मैरिज एक्ट के बनने के बाद की मैरिजेस हैं, तो ये फ्यूचर की मैरिजेस में इम्प्लीमेंट होगा, ना कि पास्ट के मैरिजेस में। तो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का कॉन्सेप्ट ये है। तो इसको एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि however it must be noted that the degree of nullity passed under section 11 renders that marriage void from the very inception. In other words, it renders the marriage void from the date of solemnization of marriage and not from the date of the decree. देखिए, इस तरह की मैरिज तब से वॉइड मानी जाएगी जिस दिन वो शादी हुई, नॉट फ्रॉम कि कोर्ट से अगर ये डिक्री नहीं आया, कोर्ट से ये ऑर्डर नहीं आया कि मैरिज इनवैलिड है, उस डेट से नहीं माना जाएगा इसको वॉइड। आप फिर से समझिए मेरा पॉइंट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इन 3 कंडीशन के थ्रू जितनी भी मैरिजेस होती, जितनी भी शादियां होती है, उसको हम लोग मानेंगे वॉइड अब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जरूरी नहीं कोर्ट को कोई ऑर्डर देना पड़े, कोर्ट को कोई डिक्री ऑर्डर डिसीजन देना पड़े, उस डेट से वो नहीं होगी। फ्रॉम द डेट ऑफ सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज, जिस दिन जितनी भी मैरिज के रिचुअल्स हुए, उसी दिन से वो इनवैलिड मानी जाएगी अगर वो इन 3 कंडीशंस को फॉलो करते। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, अगर कोई पार्टी का कोई भी स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज शादी किया, बट उसका उस शादी करने तक, मतलब शादी जब हुई तो कोई भी दूसरा पार्टनर उसका जिंदा था, लिविंग, मतलब बाइगैमी इज नॉट अलाउड हिंदू मैरिज में। बाइगैमी, 2 मैरिजेस एट द सेम टाइम इज नॉट वैलिड। सेक्शन, अब व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वॉइडेबल मैरिज? वॉइडेबल मैरिज इज अ वैलिड मैरिज। ये मैरिज तब तक वैलिड होती है अनलेस इट इज अन्यूल्ड बाय द कोर्ट। अन्यूल्ड मतलब होता है कैंसल बाय द कोर्ट। इट इज नॉट द नलिटी इन इट्स इंस्पेक्शन बट बिकम्स टू, रुक जाइए, but becomes to only after decree of nullity is passed by the court, marriage is valid and subsisting for all purposes unless a decree in passes under section 12 on the ground. So हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि voidable marriages के बारे में। voidable मतलब जब तक कोर्ट उसको डिक्री नहीं करता, मतलब ऑर्डर नहीं करता कि मैरिज वैलिड है, उससे पहले वो मैरिज को वैलिड माना जाता है, बट उसके बाद उसको वॉइड माना जाता है। तो ऐसी मैरिजेस को हम बोलते हैं voidable marriages। सो अब voidable मतलब इसको रद्द की जाती है बाय कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस तरह की मैरिजेस को रद्द किया जाता है, वो वॉइडेबल मैरिज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ कंडीशंस होती है जो बाद में पता चलती है, जो ये हम लोगों को फोर्स करती है कि भाई इस मैरिज को खत्म कर देना, रद्द करना ज्यादा सही है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ द कंजुगल राइट से ज्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है। सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कुछ कंडीशंस दिया है, जो कि ये मतलब कंडीशन दिया है सेक्शन 12, जो कि बताता है कि कौन सी मैरिजेस को हम नल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, जो कि कोर्ट के द्वारा कैंसिल किया जाएगा। पहले 12 क्लॉज 1 इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी का मतलब होता है जब मैरिज हुई उसके बाद थोड़ा सा पता चला कि जो पार्टनर है, मतलब जो वो या फिर हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी सेक्सुअल रिलेशंस को कैरी आउट करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, ही इज कंप्लीटली कंसीडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, सो इस बेसिस पे भी डाइवोर्स फाइल हो सकता है, आप लोग डाइवोर्स ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंसी। तो दूसरा स्पाउस, जो अब दूसरा स्पाउस होगा, वो कोर्ट में जाके शादी को कैंसिल करा सकता है। अब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, किसी कोई छुपा के शादी कर लेता है, कि किसी का पागलपन, जैसे कि मतलब कोई बताता नहीं कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान शादी करवा देता है, ये चीज़ छुपा के कि उसके साथ मेंटल इलनेस है। तो बाद में जब ये चीज़ें रिवील होती है तब इस शादी को कैंसिल कराने की नीड फील होती है, तो एट दैट टाइम आप शादी को कैंसिल करा सकते हैं। अगर किसी का कंसेंट, देखिए अगर किसी का भी मैरिज विदाउट कंसेंट या धमका के जोर जबरदस्ती लेके शादी करवा दी जाती है, तो उस मैरिज को भी आप बाद में कैंसिल करवा सकते हैं। अब देखिए कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स ऑफ लॉ। देखिए अब प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी हो गई, पता चला कि वाइफ प्रेग्नेंट थी,
तो बाद में आप इस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसी मैरिजेस जो बाद में कैंसिल की गई है कोर्ट के द्वारा, उसे वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत रखा जाएगा। अब जैसे कि हस्बैंड और वाइफ की शादी हो जाती है, फिर कुछ देर पता चलता है कि वाइफ इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, ओके, एट दैट टाइम the partner, the opposite partner, that is male, can go to the court to ask for the declarance of this marriage as to be null, but ओके, बट इसकी भी कंडीशंस होती हैं कि वो कब जाके कोर्ट उसको मतलब दूसरा पर्सन को ये तो शादी कैंसिल करवा सकता है। अगर किसी भी माइनर की शादी होती है, अंडर एज में शादी हुई थी और गार्जियन का कंसेंट भी फोर्स फ्रॉड से लिया गया था, तो भी शादी वॉइडेबल मानी जाएगी। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल एक लड़की है जिसके गार्जियन को जबरदस्ती धमका के उस माइनर की क्या आप परमिशन ले लेते हो शादी के लिए और शादी करवा देते हो, तो बाद में वो पर्सन मतलब वो लड़की जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकती है कि आई वॉन्ट टू कैंसल दिस मैरिज जस्ट बिकॉज एट दैट टाइम दिस इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉड। ऐसी मैरिजेस को भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो देखिए कुछ टाइम लिमिट और कंडीशन दी जाती है इसके लिए भी कि आप मैरिजेस को कब तक आप वो करवा सकते हो, और कंडीशंस जैसे कि जब आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं तो वो रिजनेबल टाइम पर होनी चाहिए। ठीक है, कब होनी चाहिए? एक रिजनेबल टाइम में। ये नहीं कि 4 साल बाद जाके आप कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे शादी को डिक्लेयर कैंसिल कराना, एक फिक्स टाइम होता है। अब फोर्स और फ्रॉड के केस में क्या होता है कि जब पार्टी को सब पता चलता है तो उसके बाद में भी अगर उन्होंने वॉलेंट्री शादी कर एक्सेप्ट कर ली, जैसे कि किसी को जबरदस्त शादी कराई गई फोर्स के थ्रू, धमका के थ्रू, बट बाद में वो रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि ठीक है, अगर उसने शादी एक्सेप्ट कर ली तो इन दैट केस द मैरिज कैन नॉट बी कंसीडर टू बी वॉइडेबल मैरिज। अब जैसे कि तो हमारा सेक्शन 12, रुकिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इसको नोट्स बना लीजिए, रुकिए। सेक्शन कौन सा है हमारा? 12। ठीक है, ये टाइप ऑफ मैरिज इसकी बात करता है, वॉइडेबल, कि कौन सी मैरिज को कोर्ट के द्वारा बाद में आप कैंसिल करा सकते हो। अब कौन सी पार्टी इस केस को फाइल करती है? जिसका नुकसान हुआ होगा, मतलब जिस एग्रीव्ड स्पाउस, मतलब जिस भी पर्सन पार्टनर का नुकसान हुआ होगा वो जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कोर्ट क्या प्रोवाइड करेगी? डिक्री, डिसीजन प्रोवाइड करेगी ऑफ नलिटी ऑफ द मैरिज। मैरिज को नलिटी मतलब नल डिक्लेयर कर देगी, मतलब कैंसिल करवा देगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वॉइड इलीगल इनवैलिड मैरिजेस या फिर वॉइडेबल मैरिजेस से जो बच्चे होते हैं उनकी वो लेजिटिमेट होती है इलेजिटिमेट होते हैं। देखिए वैसे तो इसको इलेजिटिमेट माना जाता है, बट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस कोर्ट ने इनको लेजिटिमेट चाइल्ड का दर्जा दिया गया है। देखिए आप पढ़िए इसको, legitimacy of the children of void marriages, section 61, 16 clause 1, 16 clause 1 deals with the legitimacy of the children of the void marriages। तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का 16 clause 1 किसी भी चिल्ड्रन की क्या बात करता है? किसी भी चिल्ड्रन के मैरिज को वो बात करता है कि क्या कोई मैरिज वॉइडेबल होगी कि नहीं, वॉइडेबल मैरिज वैलिड होगी।
जैसे कि जो मैरिजेस स्टार्टिंग से लीगल है, जैसे बाइगेमी के थ्रू मैरिजेस हुई, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के थ्रू मैरिजेस हुई, तो ऐसे मैरिज को वॉइड माना जाएगा। तो भी लेकिन फिर भी इस मैरिजेस से जो बच्चा होगा उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, ताकि उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन ऐसे बच्चों को सिर्फ अपने मम्मी पापा के ही प्रॉपर्टी में राइट मिल सकती, जैसे कि ये कोई पर्सन था पी, और एक क्यों एक कोई लड़की थी, इसके थ्रू एक बच्चा पैदा हुआ आर। वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है जस्ट बिकॉज दी सेक्शन 16 में हम लोग ने जो भी ग्राउंड्स डिस्कस किया था वॉइड मैरिजेस के, लाइक सपिंदर रिलेशनशिप, बाइगैमी, तो उसके थ्रू जो बच्चे मतलब हुआ तो वो इलेजिटिमेट माना है, बट कोर्ट ने इसको लेजिटिमेट माना है जस्ट बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर राइट। तो ये जो है ना अपने मदर और फादर की ही प्रॉपर्टी में हक ले सकता है, ना कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में इसको कोई भी अथॉरिटी, कोई भी हक नहीं मिलने वाला है। और वहीं पर अब हम लोग जो बात कर रहे थे वॉइडेबल मैरिजेस में, अब वॉइडेबल मैरिजेस में क्या होता है, जब तक कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया गया उससे पहले उस मैरिज को वैलिड माना जाता है, उसके बाद उस मैरिज को इनवैलिड माना जाता है। तो उससे पहले जो बच्चे होते हैं उनको लेजिटिमेट चाइल्ड डिक्लेयर किया जाएगा, उसको भी सिर्फ अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में ही राइट्स मिलेगी। अब देखिए 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2 बात करता है वॉइडेबल मैरिज के थ्रू जो बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, और सेक्शन 16 क्लॉज 1 बात करता है हमारा उन वॉइड मैरिजेस के थ्रू बच्चे जो होते हैं उनके राइट्स के बारे में, और जो हमारा अप्लाइज बोथ टू वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, इनसे भी अप्लाई होता है, इसमें अप्लाई होते हैं कौन सा 16 क्लॉज 3। तो ऐसे मतलब ये अप्लाई करता है दोनों पे, और ये उन दोनों की प्रॉपर्टी के अधिकारों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अपने एंसेस्टर पार्ट, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कॉन्सेप्ट होता है लॉ में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब को पार्टनर के बारे में। तो ऐसे जैसे कि इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बच्चे होते हैं उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सभी लोग मिलके रहते हैं ज्वाइंट फैमिली की तरह, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सब में। तो वो केस नहीं होता इन सभी चाइल्ड के साथ, क्योंकि इनको वॉइडेबल चिल्ड्रन माना जाता है, वॉइड चिल्ड्रन माना जाता है। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 67 क्लॉज 7 प्रोवाइडेड चिल्ड्रन who are deemed to be legitimate under section 10 clause 2 और 10 clause 2, 10 clause 1 and 10 clause 2 हमारा बात करता है कि जो बच्चे लेजिटिमेट मतलब वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के थ्रू होते हैं उनके इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स नॉट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्ट्रल वंस। The expression property of the parents was interpreted to mean the separate property of the parent, not the co-partner property in which the parents have share। देखिए जैसे कि अपने आपके माँ बाप होंगे उनको अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में कुछ पोर्शन मिला होगा, कुछ पार्ट मिला होगा, तो वो बच्चे जो इलेजिटिमेट चाइल्ड जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के थ्रू बर्थ लेते हैं वो उसमें हक ले सकते हैं माँ बाप के, बट नॉट टू द बिलोंगिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ये कॉन्सेप्ट है। Explain the concept of voidable marriages in reference to pregnancy of wife at the time of marriage। देखिए जैसे कि अगर दो पर्सन की शादी होती है बाद में पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो प्री प्रेग्नेंट है, ना कि अब उसकी स्पाउस से बट किसी और पर्सन से, तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, 12 क्लॉज 12 सब क्लॉज बी, अंडर दिस ग्राउंड द पिटिशनर must prove beyond reasonable doubt that the wife was at the time of pregnant by some other person than the petitioner। There are however following limitation on the annulment of the marriage on this ground। अब देखिए
तो उस स्पाउस को ये रीजनेबल ग्राउंड बताना पड़ता है कि उसकी वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट थी विथ क्लियर प्रूफ। ऐसा प्रूफ को देना है जिसमें कोई भी डाउट ना कर सके, तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस दी गई है कि द पिटिशनर जो केस फाइल करता है अपोजिट स्पाउस, जैसे कि एक लड़की ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी जो शादी होती है तो उसका जो स्पाउस और पार्टनर वो केस फाइल कर सकता है। द पिटिशनर मस्ट बी इग्नोरेंट ऑफ द फेसल एट लीस्ट टू द टाइम ऑफ द मैरिज। तो उसको इस बारे में पता नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो शादी के वक्त उसको अगर ये पता है फिर भी वो शादी कर लेता है तो उसको आप जाके नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते बाय कोर्ट। सेकेंड है द प्रोसीडिंग में बी इंस्टीट्यूटेड विद इन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्शन। मैरिज इज ऑलवेज बिफोर द एक्ट कमेंस्ड। तो इसको आप तभी 1 साल के विद इन ही आप जाके कोर्ट में इस टॉपिक पे जाके केस फाइल करवा सकते हैं कि हाँ गिव मी द ग्राउंड, इट इज द ग्राउंड फॉर टेकिंग फॉर डिक्लेयरिंग द मैरिज टू बी इनवैलिड और नलिटी ऑफ द मैरिज। कैंसिल, अगर मैरिज को कैंसिल कराना है तो आपको विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्शन। तो शादी होने से 1 साल मतलब पहले ही आपको शादी के आपको जाना पड़ेगा। द मैरिटल इंटरकोर्स विद द पिटिशनर कंसेंट हैज नॉट टेकन प्लेस इन द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट्स अलेज। देखिए आपकी शादी इवन तो आपको पता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है किसी और पर्सन से, फिर भी आपने उसके साथ मैरिटल इंटरकोर्स किया, तब आप नहीं जा सकते केस इस ग्राउंड पे मैरिज को कैंसिल कराने के लिए कि आपकी वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज इज प्रेग्नेंट। तो ये सब था अवॉइड ऑफ वैलिडेबल मैरिज के बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। किस किस ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू।